गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा है कि आप सभी का दिन आज बहुत अच्छा रहा होगा। सुबह से सब लोग इंस्पायर्ड थे, इंस्पायर्ड डे। और आज की आपकी शीट के अंदर भरने के लिए आपको काफ़ी कुछ अच्छा सा, अभी काफ़ी लोगों की जो शीट्स हमारे पास आ रही है उसके अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से सब चीज़ें चल रही है, 9 कोर स्टेप्स। लेकिन ज़्यादातर लोगों में एक चीज़ कॉमन देखने को मिल रही है कि थोड़े प्लान्स कम हो रहे हैं। तो हम अगर प्लान दिखाएंगे तो असली मज़ा प्लान दिखाने में है। एक बार अगर आपने प्लान दिखाना सीख लिया, मैंने अभी भी प्लान दिखाया है थोड़ी देर पहले ही, और इतना एक्साइटेड हूं मैं, मतलब इतना मजा आता है, लगता है क्या गजब की जादू की चीज अपने हाथ लग गई क्या। है ना। उसी समय दो बैंक वाले आए हुए थे तो वो कुछ बात कर रहे थे इस तरीके से, तो लोगों को भी पता ही नहीं है कि क्या आइडिया, कितनी जबरदस्त चीज है ना। तो जब तक उनको भी मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, आज स्टोरी सुनाऊंगा आपको बाद के अंदर, बहुत जोरदार स्टोरी है, तो वो बड़े शर्मिंदा भी हुए थे वो स्टोरी सुन के। जिसको अक्कल हो तो उसको समझ नमस्ते में आ। भैया। नमस्ते 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 शेर मोहम्मद, बबलू दी ग्रेट। तो बस अब हमारे बीच में तिलक जी आए तो आज का टॉपिक हम बढ़ाएंगे बहुत शानदार तरीके के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, अपने को क्या चीज करनी है, तिलक जी आगे हैं। अपने को कंपनी भी ये कह रही है, सब लोग ये कह रहे हैं कि अपने को क्या करना है, सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना है। अभी वो आए थे बैंक वाले, वो भी बोल रहे थे कि सर हम आपको कोई प्रोडक्ट बेचने नहीं आए हैं, हम आपको जो है वो कुछ सॉल्यूशन बता रहे हैं, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो 2-2.5% हम लेंगे, इस तरह की बातें कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि आज हमने काफी सारी एक बहुत बड़ी आरडी कराई थी, तो जितनी लोगों की जो होती है गेस्टेड ऑफिसर की सैलरी नहीं होती, ऐसे हमारी बहुत सारी आरडीज हैं, लेकिन वो आज एक आरडी हमने और खुलवाई थी। तो वो तो मैं ऐसे ऑनलाइन ही कर लेता हूँ, लेकिन वो रिक्वेस्ट करता है बैंक वाला, मैनेजर हो गए, कि सर ऑनलाइन मत किया करो, आप हमारे थ्रू करोगे तो थोड़े हमारे टारगेट पूरे हो जाएंगे, थोड़ा हमें कुछ मिल जाएगा। मैं चल कोई बात नहीं। हालांकि मुझे दिक्कत होगी कि तू आएगा तो साइन वाइन करने पड़ेंगे, लेकिन वो आया था। लेकिन लोगों का माइंडसेट कितना गजब का होता है कि 1 लाख रुपए महीने की आरडी कराने के बाद भी कह रहा है सर कुछ और इन्वेस्टमेंट है तो बताओ। मैंने कहा देख, तेरी सुई यहीं हिली हुई है, इतनी देर होने के बाद में भी तेरी सुई जो है यहीं पे हिली पड़ी है। इसी को माइंडसेट कहते हैं, इसीलिए मैं तेरे को वो सुअर वाली कहानी सुनाई थी। जिसका जो दिमाग होता है ना, वो वहीं पे अटका रहता है। मैंने कहा कितने आप लोग फोकस रहते हो कि अभी सब कुछ हुआ, लेकिन आप कह रहे हो सॉल्यूशन प्रोवाइड। है ना। तो कुल मिला के अपन को सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना है, आजकल का जमाना वही आ गया। और जैसा कि अपन ने किताबों में पढ़ा है, तिलक जी जो आज के स्पीकर हैं वो भी कई बार बोलते हैं कि मनी इज बाई प्रोडक्ट ऑफ हेल्पिंग पीपुल, मनी इज बाई प्रोडक्ट ऑफ सॉल्विंग पीपुल्स प्रॉब्लम। कि आप जितने ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा आप पैसा कमाने वाले हो। जो भी जना ज्यादा अमीर है, यानी कि उसने ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की है। और अपने पास में कितने सारे सॉल्यूशंस हैं, अगर अपने अंदर कॉम्पिटेंस हो तो। अपने पास में कोई हेल्थ के तो सारे सॉल्यूशंस हैं अपने पास में। गट हेल्थ किसी खराब है, पाचन क्षमता ठीक नहीं है, तो उसका सोल्यूशन अपने पास में है। किसी जने को डायबिटीज है तो उसका सोल्यूशन अपने पास में है। किसी के बाल झड़ रहे हैं तो उसका सोल्यूशन अपने पास में है। किसी को विजन की प्रॉब्लम है तो उसका अपने पास में सोल्यूशन है। किसी की इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है ना, खांसी बार बार आ रही है, बार बार बुखार हो रहा है,
तो उसका इम्यूनिटी के इतने सारे सॉल्यूशन है, कम्युनिटी के सॉल्यूशन है। कोई पैसा नहीं कमा पा रहा तो पैसा कमाना सिखाने का सॉल्यूशन है ना। किसी की झाइयां पड़ रही है तो झाइयों को ठीक करने का सॉल्यूशन है। किसी की स्किन ड्राई हो रही है तो उसको सही करने का सॉल्यूशन है। किसी की ऑयल ज्यादा आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन है। किस चीज का सॉल्यूशन नहीं है? किसी की दांतों की प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन है। किसी के छाले हो रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन है हमारे पास में, है ना। तो हर तरीके की चीजों का अपने पास में सॉल्यूशन है। लेकिन अपने को सॉल्यूशन देने लायक बनना पड़ेगा, इसीलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस लानी पड़ेगी। इसीलिए बोला जाता है कि अपने को हेल्थ कोच बनना है। तो अब आप डायबिटीज का सॉल्यूशन दे रहे हो लेकिन आपको उसकी बेसिक पता नहीं है तो आपसे रिलेट नहीं करेगा। आप तो उसको कह दोगे कि यार तू फाइबर खा ले, तू जो है वो नेचुरल भी खा ले, तू जो है प्रोटीन डेली ओमेगा खा ले, है ना, और मधुनाशिनी ले ले हमारी। तो है ना, ये तो एक आम आदमी कह देगा। अब वो वाली बात नहीं रही। अगला आदमी आपसे क्यों लेगा ये सारे प्रोडक्ट? एमबे की तो गुडविल है जबरदस्त। लेकिन आपके अंदर अगर बात होएगी, आप अगर कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी बोलोगे, आपके पास में कंसेप्ट की क्लैरिटी होएगी कि डायबिटीज होती कैसी है, क्या चीज है, तो ही तो आप बोलोगे, तो आपकी बात के अंदर दम आएगा। एमबे के प्रोडक्ट में दम है। एमबे तो अपने नाम से बिक जाता है, अपने लिए खास बात है ये वाली बात तो। लेकिन फिर भी अगर एमबे के दम के साथ थोड़ा अपन अपने अंदर भी दम ले आएंगे ना, तो बहुत ज्यादा मजेदार वाली बात आने वाली है। तो अब आप लोगों के और उनके बीच में ज्यादा देर नहीं रहते हुए, वो हमारे को बिल्कुल एबीसीडी से बताएंगे, और उसके बाद में कोई चीज सप्लीमेंट करनी होगी तो आप भी सप्लीमेंट कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। जिससे कि लोगों को एकदम ढंग से समझ में आवे कि बेसिकली डायबिटीज है क्या चीज, इंसुलिन होती क्या चीज है, कहाँ से निकलती है, क्या चीज होती है, ग्लूकोज कैसे बनता है, कि फिर उस ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज तो अच्छी चीज होती है, एनर्जी होती है, तो उसमें फिर दिक्कत क्या आ गई, ग्लूकोज ज्यादा हो गया तो, है ना। तो कई बार ये चीजें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब ज्यादा चाहिए कब कम चाहिए। कहते हैं एनर्जी तो अच्छी चीज है, कैलोरी ज्यादा आ जाएगी तो क्या दिक्कत है ना। तो कब अच्छी चीज है, कब वही चीज खराब चीज है, वो सारी चीज अपने अंदर कुशलता आनी चाहिए। और वो जब अपन नॉलेज लेंगे तो पता चलेगा कि वही चीज कब अच्छी है, वही चीज कब खराब है ना। हर चीज अच्छी का मतलब ये नहीं होता कि हर जगह अच्छी है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी चीज है लेकिन वो हर जगह अच्छी थोड़ी हो जाएगी। उस समय उसकी स्थिति देखनी पड़ेगी, समय देखना पड़ेगा, स्थान देखना पड़ेगा। उसके हिसाब से चीजें अच्छी बुरी होती है। कि बोलना बहुत अच्छा है लेकिन हर जगह बोलते रहना अच्छा थोड़ी है। कि चुप रहना अच्छा है तो हर जगह चुप रहना भी अच्छा नहीं है ना। तो हर चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। समझेंगे तो मजा आएगा। तो आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं सुपर स्पेशलिस्ट, अमेजिंग लीडर, अमेजिंग, जिन्होंने इतनी नॉलेज, इतनी मेहनत करके लिए। उनको भी जब वो एमबीए में आए थे तो कुछ भी एबीसीडी नहीं पता थी उनको। आज वो न्यूट्रिशन के इतने बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो आपको टारगेट ये लेना है कि अपने को उनसे भी बड़ा एक्सपर्ट होना है। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम तिलक कोठारी जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग सभी को, मोस्ट नमस्कार। वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। आप है। सर आप मैं म्यूट पर हैं। मैं म्यूट कर लिया था। मैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके लिए बोली थी, बस जहाँ तक देखा मैं तो म्यूट क्यों। आप तब नहीं। दाढ़ी के बाद में अचानक क्लीन शेव के अंदर वापस से ये दाढ़ी ज्यादा देर तक कोई रख नहीं पाता है, क्या बात है। मेंटेन करनी पड़ती है ना सर। दाढ़ी रखने के बाद में चेहरा और ज्यादा सुंदर दिखता है, ये बड़ा फायदा है। यानी थोड़ी सी पत्ते आ जावे और उसके बाद में अगर खुशी मिलती है तो लोगों को ज्यादा खुशी होती है। यार अभी मुंह ठीक ही था तब तो खुश नहीं था तू, अब चोट लग गई है, जब ठीक हो जाऊंगा तो खुश होऊंगा। तो अपने को सीखना है कि यार जो अपने को नियामतें मिली है भगवान की तरफ से, अपनी नियामतें गिने और अपन खुश रहे। तो तिलक जी बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं। वेलकम तिलक जी। थैंक यू वंस अगेन सर, थैंक यू। और सभी को फिर से नमस्कार। बात करते हैं आज के टॉपिक की। सो सबको पता ही होगा कि वैसे तो टॉपिक क्या है, लेकिन फिर भी मैसेज में क्या लिखा है बिना देखे कौन बताएगा कि आज का डे वन का हमारा एजेंडा क्या है। मैं सबके चेहरे देख रहा हूँ, जिनकी जिनकी नजरें नीची हो रही है मैं समझ जाऊंगा वो देख के बता रहे हैं। डायबिटीज तो एक कॉमन बात होगी आज के एजेंडे में। हमारे सब पॉइंट्स क्या हैं अगर ऐसी बात करें तो आज हम डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं, ये ऐसे समझ लीजिए। यस, तो आज हम साइंस ऑफ डायबिटीज क्या है, यानी कि साइंस इसकी डायबिटीज का मामला क्या है, उसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम एक्स की जो बात होती है वो क्या है, और बेसिकली इसके पीछे कारण क्या होते हैं। और अगर हम बात करें कि इसको जाने कैसे, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में तो जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो सब क्या है, कैसे होते हैं, उनका क्या एनालिसिस है, वो सब थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे। जानेंगे बस उतना ही जितना कि एक हेल्थ कोच को जरूरत होती है, ना कि एक डॉक्टर के हिसाब से।
और जितनी भी बातें हम करेंगे सबने हमने जो डॉक्टर व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो वाली किताब है उसमें सबने पढ़ी है ना। जिनको नहीं पता है, कुछ नए लोग हों तो मैं उनको बता दूं। डॉक्टर रेडी स्ट्रैंड जो एक बहुत बड़े फिजिशियन हुए हैं, जो कि पहले खुद मेडिकल डॉक्टर ही थे, लेकिन बाद में उनका न्यूट्रिशन से कुछ परिचय हुआ। और जब न्यूट्रिशन से परिचय हुआ तो उन्होंने उसके ऊपर काफी स्टडी करी, रिसर्च करी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस की, और बहुत लंबी चौड़ी स्टडी के बाद में उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू। तो नाम ही इतना खतरनाक है कि आपका डॉक्टर यदि न्यूट्रिशनल मेडिसिन के बारे में नहीं जानता है तो हो सकता है वो आपको मौत के मुंह में धकेल रहा हो, है ना। तो इतना खतरनाक जो किताब का टॉपिक है वो, लेकिन वो किताब इतनी आसान है और पढ़ने के बाद इतनी ज्यादा मैं ये कहूँ कि आपको बहुत अच्छा एक ज्ञान देने वाली है, जिसके थ्रू आप अपनी जो जितना खतरनाक टाइटल है ना उससे बहुत उल्टा जस्ट अपनी जिंदगी को बहुत आरामदायक बना सकते हैं, अपनी हेल्थ को बहुत बढ़िया रख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज की साइंस क्या है। तो सबसे पहले एक टर्म आती है इंसुलिन और इंसुलिन रेजिस्टेंस की। तो सबसे पहले कौन मुझे बताएगा कि इंसुलिन क्या चीज है और क्या करता है। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहेंगे तो बातें हमको सबको मजा आएगा बातों के अंदर। अदरवाइज वन वे ट्रैफिक जब चलता है तो कई बार हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है, फिर बात अधूरी रह जाती है। और जो बात हो चुकी होती है उसी के लिए हम पूछते हैं कि क्या ये क्या था मामला ना। सभी लोग अनम्यूट करके बात कर सकते हैं आराम से अपना। इंसुलिन क्या है और क्या काम करता है। सर, मैं बताती हूँ, मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइएगा। जी जी। इंसुलिन एक तरह हमारी बॉडी में वो हार्मोन है जो कि हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर होता है ना उसको पुश करता है, सभी हमारे ऑर्गन्स के अंदर। तो अगर बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है ना तो जो शुगर है ना वो हमारा डाइजेस्ट नहीं होता और वो ब्लड में ही रहता है। जी। चलिए, एक लेमन के हिसाब से ठीक बात है। और हम्म। अगर हम थोड़ा सा इसको और स्पेसिफिकली बात करना चाहें तो क्या इतना ही काम है कि कैसे तैसे करके ग्लूकोज को डाइजेस्ट करवा दे, या कुछ और भी काम है इंसुलिन का। देखिए, ये तो हमको सबको पता है कि इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को बॉडी के अंदर यूटिलाइज कराना। लेकिन इसके अलावा जो काम मुझे बताएगा उसके लिए मैं चाहूंगा कि विवेक जी भी ताली बजाएंगे। इंसुलिन हार्मोन है चैट के अंदर जो है बिल्कुल करेक्ट है। और इंसुलिन का काम बॉडी के अंदर ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कराना है, ये भी अच्छी बात है। पर इसके अलावा इंसुलिन क्या करता है बॉडी के अंदर। कन्वर्ट फूड टू एनर्जी, नो नो नो। थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर लें शब्दों के अंदर तो हो जाएगा। ऑल अलाउज ग्लूकोज। ये तो बात हो ही गई, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं तो सेल्स के अंदर एंटर करवा के ही उसका एब्जॉर्प्शन होगा। promote to deposition what ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल, प्रमोट फैट डिपोजिशन। वेरी गुड। ये रेनू जोशी जी ने जो लिखा है, हम ताली बजा सकते हैं उनके लिए। विवेक जी ताली बजा सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का काम, सॉरी, इंसुलिन का काम सिर्फ ग्लूकोज को बॉडी के अंदर यूटिलाइज करा देना नहीं है। अगर वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो फिर उसको फैट में कन्वर्ट करके बॉडी के अंदर स्टोर करना भी उसका काम है। तो इंसुलिन इसलिए जितना हमारे लिए बढ़िया है, हम कोर्टिसोल के बराबर इंसुलिन का नाम लेते हैं। जिस तरह से कोर्टिसोल कितना खतरनाक हार्मोन है हमारी बॉडी के लिए, अगर सही स्तर पे ना रहे, सही तरीके से ना रिलीज होए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। तो इंसुलिन भी जस्ट उसी कैटेगरी का एक हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी के अंदर फैट को भी डिपोजिट, पहले कोशिश उसकी ये होती है कि इंसुलिन अपना काम करे और ग्लूकोज जो है बॉडी के अंदर यूज हो जाए। लेकिन जब यूज नहीं हो पाता तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और इंसुलिन क्या करेगा, उसको फैट के रूप में कन्वर्ट करके डिपॉजिट कर देगा। और वही सारी प्रॉब्लम्स की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ यहाँ से शुरू होती है, जिनकी वजह से किडनी की प्रॉब्लम, कार्डिक प्रॉब्लम्स, है ना, एल्डरली जो ब्लाइंडनेस आती है वो चीज होगी, अंग भंग, बहुत सारी लोगों की ज्यादातर पैर काटने की नौबत आ जाती है डायबिटीज की वजह से, है ना, एम्पुटेशन जिसको बोलते हैं। और 80% से ज्यादा डायबिटिक लोगों की डेथ भी डायबिटीज की वजह से होने वाली किसी न किसी परेशानी की वजह से होती है।
तो बहुत ही बड़ी खतरनाक बीमारी है ये, और जो कि इंडिया में तो महामारी का रूप ले चुकी है। हम ग्लोबल कैपिटल हैं डायबिटिक पेशेंट्स की। और साथ ही साथ अगर हम डाटाज के अंदर बात करें तो लगभग 10.25 करोड़ लोग इंडिया के अंदर टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित हैं, या फिर हाई रिस्क उनके साथ में प्री डायबिटिक का लेवल चल रहा होता है। तो अगर परसेंटेज में हम बात करें तो पूरा इंडिया टाइप 1 और टाइप 2 मिला के 11.4% पॉपुलेशन आज हमारी डायबिटीज से ग्रसित है। तो इतना खतरनाक जो रेशियो, जो परसेंटेज है, हमको बता रहा है कि बहुत ज्यादा समस्या है आज की लाइफस्टाइल के अंदर, ये आज के जीवन के अंदर। और जैसा कि मैंने बोला लाइफस्टाइल के अंदर, यानी कि लाइफस्टाइल की ही ये एक समस्या है। अगर मेरी हेरिडिटरी में, किसी की हेरिडिटरी में डायबिटीज का कोई नहीं है, इसका मतलब वो निश्चिंत नहीं रह सकता कि उसको डायबिटीज नहीं होगी। अगर नहीं हेरिडिटरी, तब भी आप एक नई शुरुआत अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए दे सकते हैं डायबिटीज की, है ना। तो ये इतना इतना खतरनाक मामला है। और उन सबसे खतरनाक मामला ये भी है कि जिन लोगों को भी डायबिटीज है, उनमें से 50% लोगों को तो पता ही नहीं होता कि मेरे को डायबिटीज है, और या फिर उनको बहुत लेट पता लगता है कि उनको डायबिटीज है। तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक खतरनाक बातें डायबिटीज के साथ में जुड़ी हुई है। तो मैं आपको डराते हुए नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक खाली अपनी इन्फॉर्म करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात को आगे बढ़ाऊंगा। तो पहचान क्या है, सिंपली है, कभी आपका ब्लड टेस्ट अगर कहीं हो रहा है किसी और कारण से भी, तो आप थोड़ा सा अपने कलर के, ब्लड के कलर के ऊपर गौर कर लीजिए। अगर वो बहुत ज्यादा गुलाबी सा कलर हो रहा है, पिंकिश हो रहा है, उसके अंदर कुछ क्रीम सी बन रही है या झाग से दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझिए कि एक दोबारा से इसका ब्लड शुगर लेवल चेक कराने की भी जरूरत है, या HbA1c वगैरह जो बाकी टेस्ट है वो सब भी कराने की जरूरत है। तो कौन कौन से टेस्ट मेनली होते हैं डायबिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से? सबसे पहले फास्टिंग शुगर। और फास्टिंग शुगर नॉर्मल देख के हम बल्ले बल्ले करते हैं, जबकि फास्टिंग शुगर प्रॉब्लम के अंदर भी, शुगर होने के बाद भी आपकी नॉर्मल आ सकती है। तो फास्टिंग शुगर कोई पैमाना नहीं जिससे आप कंफर्म कर लें कि आपको शुगर है या नहीं है, किसी को भी शुगर है या नहीं है। तो उसके लिए और जो एक काम किया जाता है, रैंडम शुगर टेस्ट भी किया जाता है, शुगर चैलेंज का टेस्ट भी होता है, और एक बहुत ही आजकल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से HbA1c का भी टेस्ट होता है, जो कि हमें बताता है कि पिछले 3 महीने के अंदर एवरेज ग्लूकोज लेवल हमारे सेल्स के अंदर क्या रहा। तो 3 महीने की एवरेज के ऊपर हम थोड़ा बहुत रिलाई करते हैं, पर इन सबसे भी अगर हम कंफर्म होने की बात करें तो कंफर्म नहीं हो सकते, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं पे भी अभी भी छिपी हुई हो सकती है। और उसका पता लगाना चाहें या फिर हम अर्ली डिटेक्शन करना चाहें, तो फिर हमारे को ब्लड का लिपिड लिपिड प्रोफाइल करवाना चाहिए, और जिसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल के वेरियस रेशियोज हैं वो हमको बताएंगे कि किस तरह का मामला है अभी हमारे अंदर डायबिटीज को लेकर। सो थोड़ा सा एनालिसिस के पॉइंट से भी बात कर लें, हालांकि ये हमारा लास्ट टॉपिक था, लेकिन जब रिपोर्ट्स की बात चल गई है तो मैं आपको बता दूं कि फास्टिंग शुगर नॉर्मली 70 से 110 के बीच में, आजकल उसको 120-30 को भी नॉर्मल मान लिया जाता है, बट 70 से लेके 110 तक जो है वो किसी समय आइडियल शुगर लेवल माना जाता था फास्टिंग के अंदर। और रैंडम में 140 से नीचे का लेवल होता है, तो इसका मतलब आपका जो लेवल है नॉर्मल है। और HbA1c जो टेस्ट है उसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज है। अगर 5.7 से नीचे आ रहा है लेवल परसेंटेज के अंदर, तो फिर ये जो लेवल है हमें बताता है कि ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल है पिछले 3 महीने के अंदर सेल्स के अंदर। और 5.7 से 6.4 के बीच में आ रहा है, तो फिर ये माना जाता है कि ये बंदा जो है वो प्री डायबिटिक हो चुका है, यानी कि अभी बस उसको डायबिटीज जो है वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नहीं हुई है, लेकिन डायबिटीज का मामला उसका चालू है। और अगर यही लेवल 6.4 से ऊपर यानी 6.5 एंड अबव चला जाए, तो फिर हम उसको डायबिटिक कहते हैं। तो ये जो रिपोर्ट का छोटा सा एक एनालिसिस करके हम किसी भी आदमी के, जो अभी सर ने बात की कि जब हमसे बात करें तो कुछ उसको पता लगना चाहिए कि हम डायबिटीज के बारे में कुछ जानते हैं। तो अगर इतना सा भी हम जानेंगे तो हम उससे काफी कुछ बात कर सकते हैं, प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, और समाधान के लिए उसको खुद हम दे पाए या ना दे पाए, लेकिन उसको मोटिवेटेड तो कर ही सकते हैं। और हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि अब ये जो रेशियोज बता रहे हैं तो फिर आगे हम क्या करें, हम क्या नॉलेज लें जिससे कि हम किसी को भी डायबिटीज का समाधान भी पेश कर सकें। तो अर्ली डिटेक्शन में एक जो बात और हम करते हैं वो लिपिड प्रोफाइल ऑफ ब्लड के अंदर हम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को देखते हैं। मेडिकल साइंस में टोटल कोलेस्ट्रॉल और HDL का रेशियो तो देखा जाता है, लेकिन वो रेशियो एग्जैक्टली आपको इंसुलिन को लेके कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है। अगर आपको इंसुलिन को लेके खास इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको डायबिटीज का एक प्री डिटेक्शन करना है, तो फिर
ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल के रेशियो का एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मली ट्राइग्लिसराइड का रेशियो जो है वो 150 के अंदर होना चाहिए, और एचडीएल का रेशियो कई रिपोर्ट्स में 40 से ऊपर और कई में 50 से ऊपर नॉर्मल या अच्छा माना जाता है। उससे नीचे है तो एचडीएल का लेवल लो है, जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल लो होना वैसे हम समझते हैं अच्छी बात होती है, लेकिन एचडीएल का मतलब है हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल, और अगर गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम है तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। अब ट्राइग्लिसराइड के लेवल को अगर आप एचडीएल के लेवल से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है, अगर वो 2 से अंदर अंदर आ रहा है तो फिर इसका मतलब तो अभी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ग्लूकोज लेवल्स को लेके या इंसुलिन रेजिस्टेंस को लेके। बट अगर ये लेवल 2 से ऊपर जा रहा है, रिजल्ट जो आपका आ रहा है एचडीएल से, जब आप ट्राइग्लिसराइड को एचडीएल से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर डायबिटीज का मामला शुरुआत तो हो ही चुकी है कम से कम। कितना हाई है कितना लो है वो सब आगे बहुत ज्यादा डीपली एनालिसिस करने की बात है। तो यहाँ पर इतनी बातों से हम क्या देख रहे हैं कि अगर आपका फास्ट, नॉर्मली लोग डिपेंड करते हैं फास्टिंग शुगर के ऊपर और तुरंत मस्त हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फास्टिंग शुगर आपको मिसगाइड भी कर सकती है। बेसिकली ये जो अभी हमने बात की कि एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड का रेशियो जो 2 से ऊपर जा रहा है, तो ये आपका एक सिंड्रोम एक्स की शुरुआत होती है, और सिंड्रोम एक्स की शुरुआत जो है वो टाइप 2 डायबिटीज की एक प्रारंभिक स्थिति होती है, प्रारंभिक चरण होता है। तो इतनी सारी बात के अंदर हमारे इंसुलिन का नाम बार बार आ रहा है, तो थोड़ा सा जानते हैं कि इंसुलिन का मामला क्या है। जैसा कि अभी हमने बात की कि ये एक हार्मोन है जो कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करता है। कैसे? ग्लूकोज का बॉडी करती क्या है, जब ब्लड के हम जो भी कुछ खाते हैं उससे वो बॉडी ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करके उसको ब्लड के अंदर फ्लो करवा देती है। अब जो ग्लूकोज ब्लड के अंदर फ्लो हो रहा है तो सेल्स जो हमारे सारे ब्लड सप्लाई ले रहे होते हैं, उन सबको जो एनर्जी चाहिए होती है, जो एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए होती है, वो प्रोड्यूस करने के लिए सेल्स हमारे अपने उनके अंदर एक भट्टी जल रही होती है लिटरली अगर आप समझे तो, और उस भट्टी के अंदर ग्लूकोज को यूटिलाइज किया जाता है ऑक्सीजन को बर्न करने के लिए। तो अब उस सेल के अंदर ग्लूकोज एंटर कर सके, सेल के ऊपर एक ताला लगा हुआ है जिसकी चाबी इंसुलिन है। अगर ये चाबी ताले के अंदर फिट बैठ जाती है तो ताला खुल जाता है और ग्लूकोज सेल्स के अंदर एंटर हो जाता है और आगे का काम सेल्स अपने आप कर लेते हैं। लेकिन कुछ कारणों से सेल्स जो है वो अपना ताला खोलने नहीं देते इंसुलिन को, और फिर इंसुलिन जब नहीं एंटर करवा पाता ग्लूकोज को सेल के अंदर, तो ग्लूकोज क्या होगा, बहुत समय तक ब्लड के अंदर ही अंदर अंदर साइकिल करता रहेगा, घूमता रहेगा, और लास्ट में उसको फिर फैट में कन्वर्ट करने की मजबूरी आ जाएगी। तो ये जो स्थिति है इंसुलिन का हमारा बॉडी के अंदर रोल है, उसको हमने समझा। अब अगर हम बात करें कि ये सेल्स जो ताला खोलने से मना क्यों कर देते हैं, इंसुलिन को क्यों नहीं अलाउ करते कि ग्लूकोज अंदर एंटर करे, तो उसका जो कारण है वो बहुत सारे कारणों में से प्रमुख जो कारण है हमारी लाइफस्टाइल के अंदर ही छिपे होते हैं। और लाइफस्टाइल में भी नॉन एक्सरसाइज वाली बात और साथ ही साथ हाई ग्लूकोज वाला जो खाना हम खाते हैं, या हाई जीआई इंडेक्स वाला, ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना हम जो खाते हैं, वो एक प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल, जैसे ही हम हाई जीआई वाला खाना खाते हैं, इमीडिएटली ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर हाई हो जाता है। और जैसे ही ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर हाई होता है तो मैसेज जाता है ब्रेन के पास कि बहुत सारा ग्लूकोज घूम रहा है ब्लड के अंदर, और ब्रेन हमारे पेनक्रियाज को बोलता है कि प्रोड्यूस इंसुलिन। तो और ज्यादा इंसुलिन बनाना शुरू करता है पेनक्रियाज। ऑल्दो जब ग्लूकोज लेवल एक ऑल ऑफ सडन आप हाई जीआई वाले खाने से हाई कर देते हैं, उस समय भी इंसुलिन बॉडी ब्लड के अंदर मौजूद होता है, परंतु वो एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। अभी आपने प्रोसेस्ड फूड खाया, बहुत ज्यादा मीठा खाया, या कोई आलू खाए, चावल खाए, तो तुरंत ब्लड के अंदर आपके ग्लूकोज लेवल हाई होता है, और इतना ज्यादा हाई होता है तो ब्रेन को ये नहीं पता होता कि नॉर्मल इंसुलिन लेवल मौजूद है, बस उसको ये पता लगता है कि ग्लूकोज हाई हो गया। तो उसका इलाज क्या है, इंसुलिन प्रोडक्शन, और पेनक्रियाज को इंस्ट्रक्शन जाते हैं कि और ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस किया जाए। अब और ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होता है तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो जाता है, और जैसे ही ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होता है हमको फिर वापस भूख का एहसास होता है, हमको लगता है कि जरूरत है कुछ एनर्जी के लिए, भूख की, खाने की, तो फिर हम वही खाना खाते हैं। क्यों खाना खाते हैं, जीआई और ये इसकी बात हम क्यों नहीं ध्यान रखते, हाई और लो जीआई की, क्योंकि नॉर्मली अभी तक मेडिकल साइंस के अंदर फैट, शुगर या दूसरी प्रॉब्लम्स के अंदर फैट के कंट्रोल की बात की जाती है, पर कार्ब्स के कंट्रोल की बात बहुत कम की जाती है। अभी भी बहुत सारे डॉक्टर जो है वो खाली फैट को ही कंट्रोल करने की बात करते हैं,
कार्ब को कंट्रोल करने की बात ही नहीं करते हैं। तो जब आप कार्ब के ऊपर कंट्रोल नहीं करते हैं, खासतौर से जो हाई कार्ब्स है, जो आपको खाना खाते ही तुरंत ब्लड के अंदर ग्लूकोज को रिलीज करते हैं और एकदम से ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई करता है, तो ऐसे खाने को रिस्ट्रिक्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अदरवाइज ये एक दुष्चक्र चलता है, आपने हाई जीआई वाला खाना खाया, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई हुआ, इंसुलिन और ज्यादा प्रोड्यूस हुआ और ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हुआ, अगेन आपको भूख लगी, अगेन आपने ग्लूकोज को इंसुलिन हाई हुआ और ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हुआ, अगेन भूख लगी। तो ये साइकिल जब चलता है, इस तरह से दुष्चक्र चलता है, तो फिर धीरे 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 सेल्स भी हमारे उकता जाते हैं। उनको लगता है क्या हर वक्त जब देखो ये तो दरवाजा खटखटाता ही रहता है ना, कोई पड़ोसी आपका रोज ही सुबह शाम कुछ न कुछ मांगने आता रहे, आपका दरवाजा खटखटाता रहे, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक वैसा ही लगेगा जब आप सेल्स को, जब आपका पड़ोसी की तरह से इंसुलिन भी आपका हर वक्त दरवाजा नॉक करता रहता है। तो ऐसे में सेल्स जो होते हैं अब इंसुलिन की परवाह करना बंद कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जब शुरू होता है, तो बार बार पेनक्रियाज को इंस्ट्रक्शन जाते हैं कि और ज्यादा इंसुलिन बनाओ, और इस चक्कर में हमारे बीटा सेल्स भी परेशान हो जाते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि अब कुछ ऐसा गड़बड़ बॉडी के अंदर होना लगता है जिसको हम जो कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस लाना शुरू कर देता है। और वो जब मेटाबॉलिक चेंजेस आने शुरू होते हैं, तो फिर बहुत सारे कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिनके ग्रुप को हम सिंड्रोम एक्स कहते हैं। सिंड्रोम एक्स, डिजीज एक्स या डिजीज का कोई नाम क्यों नहीं है, एक्स क्यों है और सिंड्रोम क्यों है, डिजीज क्यों नहीं है, थोड़ा सा मैं सिंपल जानकारी के लिए बताऊं। सिंड्रोम किसी भी चीज के लिए तब यूज किया जाता है जब किसी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट कारण ना पता हो। एग्जैक्ट कारण पता लग जाता है किसी भी प्रॉब्लम का, तो उसको फिर बीमारी का नाम दे दिया जाता है, डिजीज कहा जाता है। लेकिन जब तक उसका एग्जैक्टली कोई रीजन ना पता हो, तब तक उसको सिंड्रोम कहा जाता है। और सिंड्रोम का भी अगर कोई नामकरण नहीं किया गया, तो फिर वो जैसे हम कहते हैं माना घोड़े की कीमत एक्स, तो ये सिंड्रोम एक्स कहलाता है। तो ये सिंड्रोम एक्स अपने आप में कोई एक चीज नहीं है, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज का एक ग्रुप है। क्या क्या इसके अंदर हो सकते हैं, खासतौर से अगर हम बात करें तो कुछ मेन बात मैं करूंगा आपके साथ में। आर्टरीज के अंदर जब सूजन आती है, यानी कि वो नसें जो हमारे शरीर के अंदर खून को ले जाती है सारे शरीर के अंदर, उनके अंदर जब सूजन आने लग जाती है, तो एक सिंड्रोम एक्स का एक लक्षण ग्रुप का अंदर एक पार्ट बनता है ये भी। बीपी हाई रहने लगता है, तो अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज्यादा हाई रहने लग जाते हैं तो, और वैसे अगर हम बात करें तो कोलेस्ट्रॉल लेवल उसके अंदर भी खासतौर से जो नॉन कोलेस्ट्रॉल वाली फैट्स है वो हाई रहने लग जाए, तो ये सिंड्रोम एक्स का पार्ट बनता है। ओबेसिटी, मोटापा, बेवजह ही वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसके अंदर भी खासतौर से सेंट्रल ओबेसिटी, जिसको हम ज्यादातर नाशपाती के आकार वाला जो बीच वाला पार्ट होता है हमारे शरीर का, जिसमें निचला हिस्सा पेट का मोटा हो जाता है और ऊपर वाला सुंकड़ा रहता है, तो एप्पल वाला जो पार्ट होता है ये होता है, सॉरी पियर्स वाला, और दूसरा जो होता है उसके अंदर पूरा बीच का हिस्सा गोल मटोल हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एप्पल वाला वेट गेन करने का मामला। तो पियर्स वाले के अंदर आपको वेट रिड्यूस करने की खाली जरूरत होती है बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ में, बट अगर एप्पल वाला स्थिति बन रही तो ये बता रही है कि बहुत सारी खतरनाक चीजें अंदर चालू हो चुकी हैं ऑलरेडी, तो उन सब के ऊपर गौर करने की जरूरत है। तो ये हमारा जो सेंट्रल ओबेसिटी वाला है वो भी हमारे को बताता है कि सिंड्रोम एक्स का मामला क्या है बॉडी के अंदर। और हाई एलडीएल और लो एचडीएल, ये भी कुछ गड़बड़ होने के संकेत देता है। जब एलडीएल बहुत ज्यादा ही रहता है, एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा उपयोगी नहीं है एक लिमिट के बाद में। एंड एचडीएल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल, हमारे लिए ज्यादातर जितना अच्छा ज्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है, एक लिमिट के बाद, सर्टेन लिमिट के बाद हर चीज खराब होती है। तो ये भी एक सिंड्रोम एक्स का पार्ट है, कोलेस्ट्रॉल से लेवल गड़बड़ होना और ब्लड के क्लोट होने की स्पीड फास्ट हो जाना, है ना। नॉर्मल जिस स्पीड से थक्का जमना चाहिए उससे ज्यादा अगर थक्का जमने लग गया तेजी से, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बहुत सारे क्लॉट्स हो जाते हैं किसी के हार्ट के अंदर, किसी के ब्रेन के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो क्लॉट उनका कारण बनता है। और हाई रिस्क ऑफ कार्डिक प्रॉब्लम्स आपकी अंदर शुरू हो जाती है। कब? जब ये सारी बातें एक साथ आने लग जाती हैं। अलग अलग बातें तो अभी हमने ली कि ये पार्ट ऑफ द सिंड्रोम एक्स है, लेकिन जब ये सारी चीजें अंदर एक साथ होने लगती है, तो फिर हम कहते हैं उस आदमी को कि अब ये हाईली कार्डिक रिस्क के ऊपर भी आ गया है। तो अब ये डायबिटीज का मामला नहीं रहा, ये हाईली कार्डिक रिस्क वाला मामला भी हो गया। और यही सिंड्रोम एक्स जब 10-12 साल तक बॉडी के अंदर चलता रहता है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस लगातार चलता है,
और सिंड्रोम एक्स 10-12 साल तक चलता रहता है। तो बीटा सेल्स को बेहद तरीके से खराब कर देते हैं और अब स्थिति ये भी आने लगती है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम या लगभग खत्म सा होने लग जाता है। और शुरू में एकदम से ऐसा नहीं होता है। शुरू में जब इंसुलिन का लेवल कम होना शुरू होता है तो खाली वो अपने उसको कहते हैं कि जो इंसुलिन इंटॉलरेंस बॉडी के अंदर आ गई है, लेकिन धीरे धीरे यही रेजिस्टेंस बाद में जब इंसुलिन प्रोडक्शन को ही बाधित कर देती है तो फिर ये हमारे लिए डायबिटीज का एक कारण बन जाता है या डायबिटीज एक रोग के अंदर अब ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इतनी बात के अंदर अगर कोई प्रश्न है तो उसको अपन करेंगे पहली बात उसके ऊपर, और अदरवाइज फिर हम अब इसके इलाज के ऊपर भी बात करेंगे थोड़ा सा, या प्रॉब्लम तो समझ में आ रही है पर समाधान क्या है। सो जो भी कोई पूछना चाहे अभी तक की बात के ऊपर में। हाँ डॉक्टर साहब, आपने बताया ना कि जो हमारा बॉडी शेप चेंज करता है, अगर पियर शेप बॉडी आ जाता है तो उसको आप अपना लाइफस्टाइल एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं। एप्पल शेप जब आप बता रहे हैं ना, तो एप्पल शेप का ये मतलब है क्या हमारे जो पैर हैं वो बहुत कमजोर हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं और ऊपर का शरीर हमारा हैवी रहता है? जी, सिंड्रोम एक्स का ये सिग्नल है, शेप का जो चेंज है ये बताता है कि बीच वाला पार्ट बॉडी का पूरा हैवी हो जाएगा, चाहे वो एप्पल शेप के अंदर हो रहा है चाहे वो पेयर शेप के अंदर हो रहा है, लेकिन ऊपर और नीचे के हिस्से दोनों कमजोर होने लगेंगे। तो ये डायबिटीज होने की शुरुआती संकेत होते हैं। और खतरनाक इसके अंदर जब आपका पियर्स वाला मामला है तो वो खतरनाक तो दोनों ही चीज है, लेकिन पियर्स वाले के अंदर आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लेंगे तो काफी कुछ अगर आपने टाइमली एक्शन शुरू कर दिया है तो कंट्रोल कर पाएंगे। पर जब एप्पल शेप के अंदर आपका सेंट्रल ओबेसिटी बन गई है, जो खासतौर से इसको ओबेसिटी ही बोलेंगे, लेकिन ये चूंकि पूरे शरीर के अंदर एक साथ नहीं फैल रही है, सिर्फ सेंट्रल पार्ट के अंदर फैल रही है, तो इसको हम सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं। और ये सेंट्रल ओबेसिटी अगर एप्पल की शेप के अंदर आ रही तो ये बता रही है कि अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर आ चुकी हैं। सो बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत हो जाती है। तो हाथ पैर या बीच वाले हिस्से के अलावा बाकी बॉडी तो दोनों के अंदर ही कमजोर होगी, पतली होगी कंपेरेटिवली, है ना। ठीक है आशा जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके जी। और भी कोई कुछ जानना चाहें, बताना चाहें, इवन तो है ना, हम सभी लोग एक दूसरे से सीखने वाले हैं। चलिए तो फिर इलाज की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि अभी हमने क्या देखा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है और फिर वो हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है, बीटा सेल्स को परेशान करके रख देता है, और लास्ट में नतीजा ये निकलता है कि सिंड्रोम एक्स यानी कि एक ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज बॉडी के अंदर आ जाते हैं, जो अभी हमने कुछ जिनके अंदर बात किया। और इन सब के पीछे जो हमने बात की अभी जस्ट की डॉक्टर्स या मेडिकल साइंस के अंदर फैट के कंट्रोल करने की बात होती है, पर कार्ब के ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि यहाँ पर फैट से भी ज्यादा कार्ब की इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जब आप कार्ब लेते हैं तो इमीडिएटली अगर वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला कार्ब है, या हम इसको हाई कार्ब भी बोल देते हैं, तो फिर तेजी से ग्लूकोज लेवल हाई होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहुत तेजी से आता है, और वो जो तेजी से ग्लूकोज लेवल हाई करता है तो फिर वो बहुत तेजी से इंसुलिन की डिमांड करता है। तो हाई कार्ब को त्यागना या कंट्रोल में रखना, डाइट के अंदर मिनिमम रखना अपने आप में बहुत बड़ी जरूरत है, अगर डायबिटीज है तब भी, अगर डायबिटीज नहीं है तब भी, और अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी सारी बॉडी को स्वस्थ रख सके तब भी। तो लो कार्ब या लो जीआई, जीआई मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स, किसी भी खाने से कितना तेजी से ग्लूकोज रिलीज होगा बॉडी के अंदर, कन्वर्ट होगा ग्लूकोज के अंदर वो खाना, उसको हम जीआई इंडेक्स बोलते हैं। तो ये जो हाई या लो इंडेक्स है कार्ब्स का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हाई कार्ब नहीं, आपको लो कार्ब्स के ऊपर जाना होता है। पहला चेंज हम अपने इलाज के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, नॉन मेडिकल इलाज की अभी हम बात कर रहे हैं, तो फिर अपने को डाइट के अंदर ये चेंज लाने की जरूरत है। अब लो कार्ब्स का डाइट कौन सा होता है और हाई कार्ब्स का कौन सा होता है, जैसे अभी कुछ हमने बात की, चावल, आलू, पास्ता, सफेद ब्रेड, मैदा, ये सब वो चीजें हैं जो एकदम से मीठा डायरेक्ट अपन खा रहे हैं, तो है ना, व्हाइट शुगर, ये सब तुरंत बॉडी के अंदर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होकर ब्लड के अंदर रिलीज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और ग्लूकोज लेवल को हाई कर देते हैं। लेकिन पैरेलली अगर हम स्प्राउट्स खा रहे हैं, कुछ हरी फलियां खा रहे हैं, बीन्स वगैरह, या फिर हम टमाटर है, संतरा है, सेब है, ये सब चीजें ले रहे हैं, तो ये कुछ लो ग्लिसेमिक इंडेक्स वाली चीजें हैं जो हमको अपनी डाइट के अंदर शामिल करनी चाहिए। और चावल का किसी को शौक है, उसको लगता है कि चावल का नाम तो हाई इंडेक्स में ले लिया,
तो फिर अभी जब लास्ट में प्रोडक्ट्स के बारे में कोई हमारे बीच में से हमें बताएंगे तो हम बताएंगे चावल के अंदर भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला चावल भी उपलब्ध है, तो आप उनको खा के अपना शौक भी पूरा कर सकते हैं और डायबिटीज से बच भी सकते हैं। तो इंतजार नहीं करना है, खाली कोलेस्ट्रॉल के ऊपर गौर नहीं रखना है। बेसिकली एक प्रश्न मैं हमेशा पूछा भी करता हूँ, आज भी पूछूंगा, कोलेस्ट्रॉल क्या फैट ही है या फैट और कोलेस्ट्रॉल के अंदर कुछ फर्क है? यहाँ पर भी विवेक जी की तालियां मिलेगी जो भी मुझे बताएगा इस बात का आंसर। कोलेस्ट्रॉल और फैट के अंदर क्या फर्क है, या दोनों एक ही बात है? आप ये भी कह सकते हैं एक ही बात है ना? सर जहाँ तक मैं समझता हूँ, शायद गलत हो तो आपसे माफी चाहेंगे। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारे जो खून है, खून रक्त की धमनियों में जमता है, और फैट हमारी मसल्स में जमता है। मसल्स में शेर मोहम्मद जी प्रोटीन जमा करता है। अभी शिवांगी जी लंबोरिया का हैंडरेज है और सुप्रिया जी का भी हैंडरेज है, तो पहले शिवांगी जी का हैंडरेज हुआ था तो उन्हीं से जान लेते हैं। शिवांगी जी आप क्या बताना चाह रहे हैं, फैट और कोलेस्ट्रॉल के अंदर कोई डिफरेंस है? थैंक यू सर, गुड इवनिंग टू ऑल। कोलेस्ट्रॉल और फैट में कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं है, लेकिन जब हमारा फैट सेल्स ब्लड को गाढ़ा करने लगती है, या हम ये माने कि जब ग्लूकोज लेवल अपना हाई होता है तो हमारा खून धीरे धीरे गाढ़ा होने लग जाता है, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड में ही घूमने लगता है। और जैसे भी हमने बात करी कि जो हमारा ग्लूकोज यूज नहीं होता वो फैट में कन्वर्ट होने लगता है, तो वो ग्लूकोज धीरे धीरे हमारे फैट में कन्वर्ट होके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेता है। सर मैं जहां तक समझ सकी तो मुझे यही समझ आया। चलिए, अब सुप्रिया जी से अनुरोध रहेगा कि गैस ना करें, अगर एक्चुअली मालूम है उनको तो बात करें कि फैट और कोलेस्ट्रॉल के अंदर क्या डिफरेंस है। सर गैस ही कर रही थी तो कि कोलेस्ट्रॉल सारा बेकार नहीं होता है, तो गुड नहीं, वो और तो बात बैड। हम करते, गुड और बैड दोनों तरह के हाँ कोलेस्ट्रॉल होता है। हाँ ठीक प्रश्न है सर, हमारा थैंक ये यू। नहीं कोलेस्ट्रॉल बेकार है या नहीं है, प्रश्न ये है कि फैट और कोलेस्ट्रॉल में क्या कोई फर्क है? फैट तो सर जो एनर्जी हम कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, जिसको खर्च नहीं कर पाते हैं, वो फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाता है, वो चीज। थैंक चलिए, कितने लोगों ने इतना ही है। व्हाट योर डॉक्टर डजंट सर नो की किताब पढ़ी है, तो उसके सर अंदर? एक सेकेंड, थैंक सर यू। मैं बोलना चाहूंगी। जी वेलकम। सर जो लीवर कोलेस्ट्रॉल तो लीवर में बनता है, लीवर बनाता है कोलेस्ट्रॉल को, और ये डाइजेशन में काम आता है, और विटामिन 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 डी हाँ, विटामिन डी के अंदर उसमें भी काम आता है डाइजेशन वगैरह के लिए। और फैट तो हम जो नॉर्मली भी खाते हैं वो भी हो सकता है, थोड़ा सा तो आइडिया ये है, बाकी भी पूरा पूरा याद नहीं है काफी थोड़ा हद तक सा। आपका आंसर सही है और विवेक जी से जरूर कहूंगा कि आपके लिए ताली बजाएं। देखिए, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल वो चीज है जो एक तरह का वैक्स है, नॉट ए फैट। हमारा लीवर बनाता है, उसको प्रोड्यूस करता है। क्यों प्रोड्यूस करता है? क्योंकि जिन सेल्स के जरिए हमारे टिश्यूज बने हैं और जो लाइक माइंडेड टिश्यूज से हमारे ऑर्गन्स बने हैं और जो ऑर्गन्स हमारे सारे सिस्टम चलाते हैं बॉडी के अंदर, उन सारे सेल्स को कनेक्ट करके कौन रखता है? ये कोलेस्ट्रॉल ही वो वैक्स है जो इनको आपस में चिपका के रखता है। तो कोलेस्ट्रॉल के दूसरे यूजेज भी है, लेकिन जो मेन कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर बॉडी बनाती है वो इसी पर्पज से बनाती है कि हमारे सेल्स आपस में एसोसिएटेड रहें, कनेक्टेड रहें, और एक ऑर्गन्स की हमारी जो शेप और हेल्थ है वो अच्छी बनी रहे। लेकिन जब यही काम लीवर में कुछ प्रॉब्लम होती है, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल का जब मामला आता है, तो हम मिल्क थिसल की उपयोगिता नहीं समझ पाते बहुत बार। मिल्क थिसल बहुत ज्यादा उपयोगी अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो, क्योंकि मिल्क थिसल बेस आपकी लीवर की हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, और लीवर की हेल्थ जब इम्प्रूव होएगी तो अगेन आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी धीरे 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 करके नॉर्मल स्थिति में आने लगेगा। जिनका एचडीएल नहीं बढ़ता है उनको सीएच बैलेंस भी खिला देते हैं 6-6 महीने, साल साल भर, तब भी उनके फर्क नहीं पड़ता। तो उसका कारण यही होता है कि लीवर के ऊपर हम अभी भी काम नहीं कर रहे होते। एनीवे, ये बात चली इसलिए हमने ये बात आगे कर ली। अदरवाइज हम बात कर रहे थे कि जो कार्ब्स है उसकी हमारे को ध्यान रखना है, खाने के अंदर खाली फैट के ऊपर गौर नहीं करना है, लो कार्ब्स के ऊपर जाने का शिफ्ट करने की हमारे को ट्राई करनी है। इसके अलावा डाइट के अंदर और क्या ध्यान रखने की जरूरत है? डाइटिंग के ऊपर जाने की जरूरत है। कौन कौन इससे एग्री करते हैं? चलिए, डायबिटीज का सॉरी डाइटिंग का मतलब क्या है, कौन बताएगा? डाइटिंग का मतलब क्या है?
सिंपल सा आंसर है ना, कम खाना। मैं आजकल डाइटिंग पे हूँ, बहुत कम खाता हूँ, एक टाइम नहीं खाना खाता हूँ, इसका मतलब मैं डाइटिंग पर हूँ। कौन कौन इससे एग्री नहीं करते हैं, जरा हैंड रेज करेंगे। Sir, I don't agree it. When we say we are dieting now, that word means we are taking care of our diet, means the nutrients which are required in our body. We are eating, मतलब we are eating in the conscious way, like कितना carb चाहिए, कितना fat चाहिए, कितना protein चाहिए. So when we take the nutritious food and the balanced food, it means you are going for the dieting. यस यस, डाइटिंग, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने आशा जी। डाइटिंग का मतलब ये नहीं कि हम फैट डाइट ले रहे हैं या कम खाना खा रहे हैं। डाइटिंग का मतलब यही है कि हम अच्छा संतुलित और न्यूट्रिशन कंप्लीट एंड बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं, यानी कि जो वो डाइट जिसके अंदर हमारे सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स भी शामिल है, और वो न्यूट्रिएंट शामिल थे बट एक सही रेशियो के अंदर भी शामिल है। तो वो हमारी बेसिकली डाइटिंग का एक वाइड रूप होता है जिसको हम जानेंगे। तो डाइट के अंदर हमारे को लो कार्ब्स के ऊपर काम करना है, खाना है, और डाइट के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस को भी शामिल करना है। और क्या करना है डाइट के अंदर, एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है गुड फैट साथ में, और गुड फैट के साथ में अच्छा सा फाइबर और अच्छा सा प्रोटीन। तो डाइट के अंदर अगर प्रोटीन है, फाइबर है, गुड फैट है, और न्यूट्रिएंट के तौर पे विटामिन मिनरल्स हैं, तो फिर आप अपनी डाइट को एक अच्छा सा बॉडी के लिए यूजफुल बना सकते हैं, और बढ़िया तरीके से आप अपनी डाइट को मैनेज कर सकते हैं। तो अब बस इलाज की जब हम बात कर रहे थे, तो पहला पार्ट हमारा डाइट था, दूसरा एक्सरसाइज की बात हम करेंगे फटाफट क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। तो एक्सरसाइज की जब हम बात करते हैं, तो दोनों ही तरह की एक्सरसाइज का हमारे को बैलेंस चाहिए होता है, एरोबिक्स भी चाहिए होता है और स्ट्रेंथिंग भी हमारे को चाहिए होती है। और हफ्ते में कम से कम 4 बार और 5-6 बार करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज्यादा करना प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है बिना किसी सुपरविजन के, गाइडेंस के अंदर अगर हम करते हैं तो। और कुछ छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, जैसे कि आपको डाइट के अंदर जो हमने बात की वो सब न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना है, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स का भी ध्यान रखना है। और फिर लाइफस्टाइल के अंदर आपको अच्छी सी नींद का, स्ट्रेस फ्री रहने का, ये सब चीजों का भी ध्यान रखने का है। तो इन सब के साथ में और एक अच्छा सा हम अगर लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, अपनी डाइट के ऊपर ध्यान करते हैं, तो फिर हम अपने भोजन से जो ग्लूकोज रिलीज होने का सिस्टम है और ग्लूकोज के यूटिलाइज होने का सिस्टम है, उसको एक अच्छा सिस्टमेटिक रिदम में चला पाएंगे। और अंकुरित अनाज और फलियां, मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगा कि डाइट के अंदर जरूर जरूर शामिल होना चाहिए। इनका प्रैक्टिकल रिजल्ट हमने अभी लिव 360 के अंदर देखा है। पहले हम पढ़ते पढ़ते थे, लेकिन अभी हमने बिल्कुल देखा कि अंकुरित अनाज का बहुत बड़ा रोल होता है कार्ब्स के अंदर, और आपको एक अच्छा सा प्रोटीन देने के अंदर भी। सो थैंक यू वेरी मच। सभी को पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बस आगे की बात के लिए मैं विवेक जी को हैंड ओवर करूंगा। सो ओवर टू यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और जैसा मैंने लिखा है अभी मैसेज कि अभी पूरा नहीं हो पाया है सेशन, और हमने प्लान भी 2 ही दिनों के लिए किया था, तो कल इसको और बहुत अच्छे तरीके से वापस से समझेंगे। सेशन कंटिन्यू रहने ही वाला है कल, और आप भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अपनी बातें बता सकते हैं। मतलब हम चाहते ये हैं कि खाली ऐसा नहीं है कि जस्ट लाइक एक अनदर सेशन हो जावे और उसके बाद में कुछ कॉम्प्लिकेटेड बातें हो आके और कुछ चीजें होके कुछ समझ में आ गया, कुछ समझ में नहीं आया। जितने भी आप पार्टिसिपेंट्स हैं, अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंट फील करें कि आपको समझ में आ गया कि डायबिटीज क्या चीज है। एकदम सिंपल सी बातें हैं, तो एकदम आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जावे। और हम चाहते क्या है कि हमारे हर व्यक्ति जो है कि एकदम एक हेल्थ कोच के रूप में काम करे, उसके अंदर स्किल आ जावे, उसके अंदर एक एबिलिटी आ जावे, है ना। तो अपने को नोट्स बना के भी करना है, इसको वापस से सुन के करना है। ऐसा नहीं कि जस्ट एक बस देख लिया कर लिया फिर आते गए, और कुछ मतलब कॉन्क्रीट कोई चीज नहीं हुई। एक सेशन के बाद में ऐसा एकदम कॉन्क्रीट होना चाहिए कि बस अब डायबिटीज पूरी समझ में आ गई, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड, डायबिटीज, इंसुलिन, सब समझ में आ गया कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है। तो आज तिलक जी ने बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें की, बीच बीच के अंदर और स्पेशलिस्ट बातें होती हैं। तो धीरे धीरे अपनी नॉलेज तो लगातार बढ़ती है, लेकिन अपने खुद के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना अपन उसको ग्रहण करके और उसको एकदम अपने साथ में ले लेते हैं। नॉलेज जो है वो आपके अंदर आ जानी चाहिए एकदम, कि अपने पास में आ गई नॉलेज। तो आप लोगों ने निर्णय लिया कि आपको सेशन अटेंड करना है, बहुत अच्छी बात है। सेकंड, ये निर्णय लेना है कि सेशन से सीख कर इसको अपने को अप्लाई करना है। तो आज का क्योंकि टाइम खत्म हो गया, इसलिए कल इस सेशन को वापस से और आगे कंटिन्यू करके कल के बाद में ऐसा और ज्यादा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि एकदम अपने को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया है। तो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच तिलक सर, आपने बहुत बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी बातें हम सब लोगों को बताई, बहुत अच्छा लगा। और
कल उसको भी समराइज करेंगे और भी आगे बढ़ेंगे। तो आज की तो मीटिंग अपने खत्म करने का समय आ गया, क्योंकि 9:30 हो गए हैं। तो जनरली कभी भी इच्छा नहीं होती कि अपनी मीटिंग खत्म हो, क्योंकि इतने सुंदर चेहरे मैं अपने सामने देख रहा हूँ ग्रिड व्यू के अंदर, 3 स्क्रीन के अंदर आ रहा है। तो जिनके कैमराज ओपन होते हैं वो उनकी स्क्रीन फ्रंट के ऊपर आती है, लैपटॉप के अंदर भी, है ना। फिर जिनके कैमराज ऑन नहीं होते, खाली नाम नाम दिखाई देते हैं, तो स्क्रीन 2/3 पे जाता है, फिर 3/3 पे जाता है, ऐसे होता है ना। तो यहाँ पर विश्वास मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं मुस्कुराते हुए, बाकी सारे लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आज की मीटिंग को वाइंड अप करने के लिए आज की स्टोरी कौन सुनाने वाला है हम लोगों को? प्लीज हैंड रेज करें। आपने कहा था मैं सुनाऊंगा। हाँ, मैंने तो कहा था, लेकिन मैं कल सुना दूंगा कोई दिक्कत नहीं है। आज कोई जना सुनाना चाह रहा है तो बताएं, नहीं तो चलो मैं सुना देता हूँ। मतलब मैं तो अभी थोड़ी देर पहले सुना के आया था, जो मुझे लग रहा है कि रिपीटेशन होएगा, लेकिन आपने थोड़ी सुनी थी। इसलिए कहते हैं कि अपन ने प्लान 600 बार देखा है, लेकिन अगला आदमी तो पहली बार ही देख रहा है। मैं सुनाती हूँ भाई साहब। हाँ, सुनाइए प्लीज। एक बच्चा था, उसका नाम था गोलू। तो उसके घर में एक बार एक चूहा घुस जाता है। वो बहुत शैतान चूहा होता है और छोटा सा चूहा होता है। तो देखते हैं ना, घर में छोटा सा चूहा होता है कैसे भागता रहता है इधर उधर। तो वो कभी कपड़े कुतर देता, कभी किचन में उसकी मम्मी खाना बना के रखती तो वो खाना खा जाता, कभी बिल्कुल खुला, कभी छोड़ भी जाते हैं बर्तन खुला खाने का तो वो पूरा खाना खराब करके चला जाता। तो एक बार उसकी मम्मी ने एक शरबत बनाया और शरबत को उसने बोतल में डाल दिया। अब वो करते करते वो चूहा बड़ा ही हो गया था, खाते खाते उसको महीना हो गया, वो घर में घूमते घूमते बड़ा हो गया। अब उसने शरबत बनाया, शरबत डाल दिया बोतल में। अब उसको शरबत पीना कि इसके अंदर शरबत है, तो उसने कैसे ना कैसे करके बोतल का ढक्कन तो खोल लिया, लेकिन अब वो बोतल में मुंह डालने लगा तो उसका मुंह तो उसके अंदर गया ही नहीं। अब वो परेशान कि मैं शरबत कैसे पीऊं। करते करते धीरे धीरे उसने दिमाग लगाया और उसने क्या किया, अपनी पूंछ को बॉटल में डाला और फिर पूंछ में शरबत लग जाता, वो शरबत उसके मुंह में डाल के अपने पी लेता। ऐसे करते करते उसने सारी बोतल के शरबत भी, जहां तक उसका लेवल आया वो बोतल से शरबत पी पाके अपने जाके आराम से सो गया। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारा एक हार्ड वर्क नहीं, एक स्मार्ट वर्क भी हमारे को आना चाहिए कि हम मेहनत करते जा रहे हैं लेकिन हमारे उस मेहनत का कोई हमें फल नहीं मिल रहा, लेकिन मेहनत भी करनी है लेकिन स्मार्ट तरीके से करनी है। तो यही इसका वो निकलता है कि मेहनत करने से कोई भी काम असंभव नहीं होता, और मेहनत के साथ साथ अगर हमारा वर्क स्मार्टली भी हो तो और अच्छे से होता है। थैंक यू भैया। थैंक यू सर। थैंक यू भाभी जी। और अपने को तो पता ही है कि अपना तो फार्मूला ही SW है, अपना तो काम ही स्मार्ट वर्क है ना। स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क ही हाँ। अपन सब लोग करते हैं, है ना। और कई लोग कहते हैं कि स्मार्ट वर्क जो है वो हार्ड वर्क के थ्रू जनरेट होता है। इमीडिएटली अगर कोई जना जैसे कहते हैं कि इट्स वेरी गुड टू बी स्मार्ट बट इट्स वेरी बैड टू बी ओवर स्मार्ट, है ना। जो भी लोग ओवर स्मार्ट होते थे वो लोग कुछ नहीं कर पाते थे धरती के ऊपर। तो इट्स वेरी गुड टू बी स्मार्ट बट वेरी बैड टू बी ओवर स्मार्ट, है ना। तो स्मार्ट वर्क हार्ड है, वर्क लेकिन विद स्मार्ट स्मार्ट वर्क जो है वो हार्ड वर्क से निकल के आता है। कई सारे लोग सोचते हैं कि स्मार्ट वर्क करें, अपलाइन को काम पे लगा देवे, डाउनलाइन को काम पे लगा देवे और कुछ खुद काम से निकल के चले जावे, तो उनका काम कभी भी नहीं होता है ना। MBA के अंदर ऐसा कभी नहीं होता है कि अपलाइन को काम पे लगा दो, डाउनलाइन को काम पे लगा दो और खुद मजे करते रहो, है ना। मजे नहीं होते, वो काम के अंदर जो मजे देखता है उसी को ही सारे रिजल्ट मिलने वाले होते हैं। तो स्मार्ट वर्क, सम विल नॉट, सो व्हाट, समवेयर, सिक्स विल, ये अपना SW फार्मूला है। स्मार्ट वर्क है, सम विल कुछ करेंगे, सम विल नॉट कुछ नहीं करेंगे, सो व्हाट उससे क्या फर्क पड़ता है, समवेयर कहीं ना कहीं, सिक्स विल और 6 करेंगे तो अपन को डायमंड बनना तय है। विथ 3 यू आर फ्री एंड विथ 6 यू आर रिच। लेकिन 6 को जैसा चाहते हैं वैसा अपने को बनाना होता है, जो अपन सब लोग बना रहे हैं, तो सब लोग बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। और एक बात और लास्ट के अंदर याद आ गई आप ही की स्टोरी से, कि कई लोग बोलते हैं ना लक की बात होती है ना। LUC के लक भी जो है वो भी स्मार्ट वर्क से जोड़ा गया है। इसकी फुल फॉर्म हमने कहीं पे पढ़ी कि लक का मतलब भी यही है कि आपको लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, LUCK, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, कि आप अगर सही नॉलेज के साथ में मेहनत करते हैं तो लक तो आपके पीछे अपने आप ही आता होता है। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि लक, मतलब कि मेरा तो लक ही खराब है, ये तो नेटवर्किंग का बिजनेस है तो मेरे साथ जुड़े हुए 1000 लोग हैं उनका भी लक खराब हो जाएगा क्या? कैसी बातें करते हैं, मतलब सिर्फ एक दिल को बहलाने की बातें होती है ये। जब अपन काम कम कर रहे होते हैं, अपने अंदर सुधार कम कर रहे होते हैं, तो अपन अपने लक को दोष दे रहे होते हैं, है ना। लक का दोष जो है वो सिर्फ एक छलावा है और कुछ भी नहीं है। मेहनत करने से सब कुछ होना एकदम तय है।
विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, सी यू टुमारो मॉर्निंग एज यूजुअल। और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है मॉर्निंग सेशन थोड़े दिनों बाद जो नई किताब आएगी उसको लेकर, क्योंकि आज भी जो लोग आए थे बैंक वाले उनको भी मैंने ये वाली नई किताब के बारे में बताया कि जो ऑथर खुद हमारे साथ होंगे और ऑथर का खुद का इतना मेटिकुलस, इतनी जबरदस्त प्रोफाइल है, तो उनके बारे में बताते हैं। तो अपन को कुछ बुक क्लब के अंदर मैक्सिमम लोगों को लेके आना है, ये अपना कर्म है। अगर उसके अंदर लेके आ जाएंगे, लोग जुड़ेंगे, तो अपने आप ही आपका बिजनेस भी अपने आप बढ़ने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट, गो कैम, गुड नाइट, थैंक यू। Go camp. अब बोलो सब एक Go साथ, Cam. Go camp. and Go about Go Cam, Go camp. Good night. Thank you. Cam. Go Go camp. Cam, Go camp. Subratri. Go camp. Good night.